नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। राहुल गांधी को किसी ने समझाया है कि अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष से सीधे प्रधानमंत्री बने थे। ये भी समझाया है कि 1999 से 2004 तक सोनिया गांधी नेता प्रतिपक्ष थी और 2004 में फिर उनके भी प्रधानमंत्री बनने की स्थितियां आ गई थी। ये अलग बात है कि जब कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार बनी तो राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे और तमाम तरह की चर्चाएं हैं कि उन्होंने सोनिया गांधी को ये सलाह दी कि आप प्रधानमंत्री ना बने, आपको देश जो है वो स्वीकार नहीं करेगा। और उसके बाद मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला सोनिया गांधी ने लिया। तो कहने का आशय ये है कि लोगों ने ये समझाया है राहुल गांधी को कि अगर आपने थोड़ा और मेहनत कर ली, क्योंकि 52 से 99 सीटों तक कांग्रेस पहुंची है, तो कांग्रेस के जो उनके समर्थक हैं, चापलूस कह लीजिए, जो एक परिक्रमा करते रहे हैं, वो पूरा एक वर्ग है कांग्रेस के भीतर भी और कांग्रेस के बाहर भी, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। वो अब राहुल गांधी को ब्रिलियंट कहने लगा है और समझाने लगा है कि ये जो 99 सीटें आई हैं ये आपकी वजह से आई हैं। आपने जिस तरीके से एक नैरेटिव बनाया है संविधान को लेकर के, जातीय आरक्षण को लेकर के, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक किए हैं, तो एक बहुत बड़ा मतदाता वर्ग जो है वो अब जो कांग्रेस से छिटक गया था वो कांग्रेस के पीछे आके खड़ा हो गया है। अगर आप सदन के बाहर और सदन के भीतर, जो कि अब नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, तो सदन के भीतर अगर आप वैसी ही आक्रामकता से पेश आएंगे तो 2029 में अटल बिहारी वाजपेयी और जैसे सोनिया गांधी नेता प्रतिपक्ष थी, भले ही उन्होंने खुद प्रधानमंत्री पद उस समय ग्रहण नहीं किया, कारण चाहे जो हो, पर कांग्रेस तो सत्ता में आई थी और मनमोहन सिंह बने थे। उसी तरीके से अब आप भी 2029 में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो राहुल गांधी की समझ में ये बात आ गई है और यही वजह है कि इधर कुछ अतिशय सक्रियता, आक्रामकता उनके व्यवहार में दिखाई दे रही है। ये जो बनावटी आक्रामकता है ये तो हम काफ़ी समय से देख रहे हैं और विशेषकर जब से वो नंबर 1 भारत जोड़ो और नंबर 2 न्याय यात्रा इन्होंने निकाली थी, तब से तो कुछ ज़्यादा ही आक्रामक हैं। और एक और घटना घटी थी जिसके बाद से ये आक्रामकता थोड़ी और बढ़ गई थी। वो घटना थी मोदी सरनेम को लेकर के इन्होंने जो टिप्पणियां की थी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, उसको लेकर के जो सूरत कोर्ट ने इनको 2 साल की सजा सुनाई थी और जिसके चलते इनकी संसद सदस्यता चली गई थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट से बहाल हो गई थी। उसके बाद से ये बजाय उस घटना से सबक लेने के ज़्यादा आक्रामक हो गए हैं और कुछ ज़्यादा ही उल्टी सीधी जवान में बातें कर रहे हैं, तूम तड़ाक से बातें कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री को लेकर के भी तूम तड़ाक से बातें करते हैं। बहरहाल ये उनकी अपनी समस्या है, अपने संस्कार हैं और जिस तरह की भाषा का यूज कांग्रेसी करते रहे हैं उसका इनाम भी उनको पिछले 10 साल से तो हम मिलते हुए देख ही रहे हैं। कम से कम केंद्र की सत्ता में उनकी वापसी नहीं हो पा रही है। देश की जनता अभी भी उन पर भरोसा नहीं कर रही है और 2014 में केवल 44, 2019 में केवल 52 और 2024 में भी केवल 99 सीट ही इनको दी। बस अंतर इतना है कि 2014 और 2019 में नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक भी सीटें देश ने कांग्रेस को नहीं दी थी और इस बार कम से कम ये इनको रिलैक्सेशन दे दिया है, एक राहत दे दी है
कि ये नेता प्रतिपक्ष बन जाएं, और ये बन गए। जैसे ही इनको लगा कि अब ये बन सकते हैं तो इन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद ले लिया। अब नेता प्रतिपक्ष नाम से भले ही ना हो, यानी संवैधानिक तौर पर भले ना हो, पर 2014 और 2019 तक तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी लोकसभा में इसी पद पर थे, यानी इसी दायित्व को निभा रहे थे, संसदीय दल के नेता थे, तो विपक्ष की तरफ से भी नेता ही थे। तो 2019 में वो अपना चुनाव क्यों हार गए? अगर मतलब विपक्ष के नेता की हैसियत से काम करने वाला ही आगे चल करके प्रधानमंत्री बनता हो तो मल्लिकार्जुन खड़गे तो चुनाव ही हार गए थे। इसके बाद उनको राज्यसभा में ला करके वहाँ भी नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, और उसके बाद उनको अध्यक्ष भी बना दिया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया गया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे पर ये परिवार कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है, और अभी भी वो अध्यक्ष भी बने हुए हैं और नेता प्रतिपक्ष भी बने हुए हैं। ये कांग्रेस में अजूबा हो रहा है कि किसी व्यक्ति को दो दो पदों से नवाजा गया है। फिर 2019 से 2024 तक अधीर बाबू उसी भूमिका में रहे जिस भूमिका में मल्लिकार्जुन खड़गे थे, लेकिन वो भी इस बार चुनाव हार गए बहरामपुर से। वहाँ से यूसुफ पठान जो टीएमसी के हैं वो जीत गए। कहने का आशय ये है कि इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है कि आप नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहें और अगला चुनाव जीत ही जाएं। राहुल गांधी भी तो 2019 का चुनाव जो है वो अमेठी से हार गए थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी को ये बताया गया है कि अगर आप और आक्रामक हों और सक्रिय भूमिका निभाएं और सीरियसनेस दिखाएं तो आपके चांस हैं, और राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि ये उन्होंने मान लिया है, इसलिए सदन के बाहर भी और सदन के भीतर भी ज़्यादा ही आक्रामक हैं। चूँकि छेड़ा इन लोगों ने था, इनकी मम्मी भी, ये भी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी, विपक्ष के तमाम नेता भी, जब 24 जून को 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू हुआ तो ये लोग संविधान की वही लाल रंग की पुस्तिका लेकर के प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए थे संसद भवन में प्रवेश करने से पहले। और उससे पहले भी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरीके से संविधान को खतरे में बता करके, आरक्षण को खतरे में बता करके भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को इन्होंने नुकसान पहुंचाया चुनाव में, उसी का नतीजा है कि इस बार जो रिजर्व सीटें हैं वो लगभग आधी रह गई हैं भारतीय जनता पार्टी की 2019 के मुकाबले, और इन लोगों को उसका फायदा हुआ है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी जहां 2014 में 70 से ज़्यादा सीटें इनको और इनके गठबंधन सहयोगियों को मिली थी और 2019 में भी 64 सीटें मिल गई थी, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी घट करके 33 पर रह गई। तो नरेंद्र मोदी का ये स्पष्ट मानना है कि इन लोगों ने जानबूझ करके झूठ बोला पूरे चुनाव प्रचार के दौरान और उनको और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया। इसलिए वो भी इस बार तैयारी से आए थे। जब ये संविधान कर रहे थे तो न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन जो मीडिया को संबोधित करते हैं उसमें इमरजेंसी की याद दिलाई, इंदिरा गांधी की याद दिलाई और उसको काला अध्याय बताया, बल्कि जब स्पीकर ने संबोधन किया तब उन्होंने भी आपातकाल की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए प्रस्ताव सदन में रखा और उसको पारित कराया। राष्ट्रपति जब अभिभाषण के लिए आई तो उन्होंने भी इमरजेंसी का जिक्र किया, तो इसको लेकर के बहुत परेशान हैं। तो ये स्पीकर से मिलने गए, इस पर नाखुशी जाहिर की कि आप बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं, स्पीकर को ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल इसके बाद जब कल विधिवत सदन की कार्रवाई शुरू हुई और जाहिर है 28 जून और फिर सोमवार से यानी 1 जुलाई को भी
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। राज्यसभा में ही अकेले उसके लिए 21 घंटे तय किए गए हैं, लोकसभा में भी अच्छा खासा वक्त दिया गया है, लेकिन इन्होंने दोनों सदन चलने नहीं दिए। इन्होंने कहा कि साहब, जो नीट परीक्षा में धांधलीबाजी हुई है, इससे देश भर के लाखों नौजवानों का, युवाओं का, छात्रों का भविष्य जो है वो चौपट होने के कगार पर है। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण को अभी छोड़िए और नीट पर चर्चा कराइए। तो राज्यसभा में सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को और दूसरे लोगों को समझाया, दूसरे सांसदों को समझाया कि जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हो जाए तो उस पर जब तक चर्चा ना हो जाए, जब तक उसको पारित ना कर दिया जाए, तब तक स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं और दूसरे मुद्दों पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। ऐसी ही परंपरा है, लेकिन ये लोग नहीं माने और ये पहली बार हुआ है। खुद जगदीप धनखड़ ने सदन में खड़े होकर के ये बात कही और इस पर बहुत दुख जाहिर किया कि अभी तक भी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और जो उपनेता होते हैं वो वेल में नहीं आए, कभी विरोध प्रदर्शन करते हुए। उनके दलों के सांसद आए, वो अलग बात है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कभी नहीं आया। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे वेल में आ गए। तो इसको लेकर के उन्होंने बहुत कड़ा रुख अपनाया। सागरिका घोष जो राजदीप सरदेसाई की धर्मपत्नी है, इसके अलावा डेरेक ओब्रायन, उनके कुछ और सांसद जो बहुत हंगामा कर रहे थे, सदन को चलने नहीं दे रहे थे, जबकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बाकायदा चर्चा शुरू हो चुकी थी और सुधांशु त्रिवेदी अपनी बात रख भी चुके थे, तब भी इनके लगातार हंगामे चल रहे थे। उधर लोकसभा में राहुल गांधी बार बार खड़े हो रहे थे और वो कह रहे थे कि नीट पर आप चर्चा कराइए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उनको ये बताया, ये समझाया बल्कि, कि भाई राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब चर्चा होती है तो उसमें तो आप स्वतंत्र हैं, आप जो चाहे जिन विषयों पे चाहें खुद भी बोलें और अपने पार्टी के सांसदों से भी कहें कि वो बोलें। और अगर आप नीट पर ही बोलना चाहते हैं तो आप बोलिए, खूब बोलिए, जितना समय आप लेना चाहते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलिए आप। लेकिन नहीं, वो इसी जिद पर अड़े रहे कि स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करिए और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा को स्थगित कर दीजिए और नीट पर हम चर्चा करेंगे। लगातार हंगामे हुए, लगातार बाधाएं पैदा की गई और एक बार तो राहुल गांधी स्पीकर को ये कहते हुए सुने गए और लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप स्पीकर के पद पर बैठे हुए व्यक्ति और दूसरी बार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को कह रहे हैं कि सुनिए सुनिए। स्पीकर को ये इस तरह की भाषा का यूज कर रहे हैं। तो ये चीजें लोग देख भी रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं कि ये कुछ अतिरेक पूर्ण व्यवहार सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी कर रहे हैं। और यही वजह है कि इनको अतीत की घटनाओं से परिचित कराने के लिए, याद दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, स्पीकर ने भी और राष्ट्रपति ने भी इमरजेंसी का जिक्र किया कि इनकी समझ में चीजें आ जाएं। सवाल ये है कि राहुल गांधी इतना अतिरेक पूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हैं। एक्चुअल में इनको लग ये रहा है कि हम 52 से अगर 99 पर आ गए हैं तो हमने बहुतों की जबान बंद कर दी है। जैसे ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव से पहले जब पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग का सवाल आया था तो कांग्रेस से कहा था कि बस 2 सीटें ले लो जहां से आप 2019 में जीते थे, इससे ज़्यादा की आपकी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है और पूरे देश में आप 40 सीटें भी नहीं जीत रहे हैं। तो कांग्रेस जीत गई। अब 99, 2 जगह से तो राहुल गांधी ही जीत करके आ गए।
तो जब ममता बनर्जी ने इनको बधाई देने के लिए संदेश दिया तो राहुल गांधी ने पलट के उनको जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। तो एक तो ममता बनर्जी को ये जवाब देना चाहते हैं और ये सिद्ध भी करना चाहते हैं कि आप लोग मुझे भले ही सीरियसली ना ले रहे हो। ममता बनर्जी सीरियसली नहीं लेती, केसीआर नहीं लेते, शरद पवार नहीं लेते, कई दूसरे नेता, अरविंद केजरीवाल भी नहीं लेते। तो अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, शरद पवार, केसीआर और दूसरे तमाम नेताओं के सामने अब वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि वो करिश्माई नेता हैं। उनमें अपनी पार्टी को 44 से 52 और 52 से 99 पर ले जाने की कुव्वत है और अगले चुनाव में तो वो प्रधानमंत्री बन के भी दिखा देंगे। इस बार भी वो कह ही रहे थे अपने भाषणों में कि नोट कर लीजिए मीडिया वाले, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। तो वो क्लिप खूब चलाई थी लोगों ने। एक तरफ राहुल गांधी ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण करते हुए वीडियो जारी कर दिया गया था। वो खूब चला, खूब वायरल हुआ। दूसरे पार्टी के भीतर भी तो राहुल गांधी के नेतृत्व और उनकी क्षमता को लेकर के, उनकी समझ को लेकर के सवाल खड़े होते रहे हैं। और ये माना जा रहा था कि इस बार भी अगर 50-60 के आसपास ही कांग्रेस रही तो राहुल गांधी के खिलाफ तो बगावत होनी तय है बिल्कुल। और ये कहा जाएगा कि 3 चुनाव आपने बर्बाद कर दिए हैं, पार्टी को बर्बाद कर दिया है, अब आप हटिए, किसी दूसरे को मौका दीजिए। तो ये पार्टी के भीतर भी अब लोगों को एक तरीके से जवाब देने की चेष्टा कर रहे हैं कि मत समझिए कि मैं नेतृत्व नहीं कर सकता हूं, मैं लोकसभा के भीतर भी नेता प्रतिपक्ष बन करके बहुत आक्रामकता के साथ अपनी बात रख सकता हूं। तीसरी बात यह है, इनको लगता है कि अब नरेंद्र मोदी का ये तीसरा कार्यकाल है और तीसरे कार्यकाल से आगे तो कोई प्रधानमंत्री आज तक बढ़ नहीं पाया है। जवाहरलाल नेहरू भी नहीं बढ़ पाए। तो 2029 तक तो इनकी लोकप्रियता का क्षरण हो जाएगा। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो सिर चढ़ करके बोलता हुआ दिखाई देगा। इसलिए इनको लगता है कि ये जितना बढ़ चढ़ करके इस तरह की चीज़ें करेंगे उतना ज़्यादा वो, एक विज्ञापन आता था ना कि जो दिखता है वो बिकता है, वही उसी सिद्धांत पे तो अरविंद केजरीवाल, उनके जितने चेहरे चपाटे सब ये चलते रहते हैं, मीडिया में छाए रहते हैं कि जितने दिखेंगे उतने बिकेंगे, यानी उतने लोगों की नज़रों में चढ़ेंगे। राहुल गांधी को भी यही लगता है, उनकी टीम को भी यही लगता है कि रोज सुर्खियां बटोरो, कुछ भी करो लेकिन सुर्खियां बटोरो और चर्चा में रहो। तो इनको लगता है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल जेल में है और अरविंद केजरीवाल ने जहाँ जहाँ कांग्रेस की ज़मीन को ग्रैब किया है तो ये वहाँ उसको वापस ले सकते हैं। ममता बनर्जी अभी तक भी पश्चिम बंगाल की ही नेता बनी हुई हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान नहीं है। तो इनको लगता है कि, और उधर भले ही इस बार 2 गुनी सीट हुई है शरद पवार की, पर उनकी तरफ से भी कम से कम नेतृत्व को लेकर के किसी तरह का चैलेंज नहीं है। केसीआर वैसे ही अपने जख्म सहला रहे हैं, विधानसभा चुनाव भी हार गए थे और लोकसभा में भी कुछ खास नहीं आया है। तो राहुल गांधी को अपने लिए ये चांस दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो चांस दिखाई दे रहा है इसमें वो गलतियों पर गलतियां भी करते जा रहे हैं और इन गलतियों के आगे और बढ़ने की ही संभावना और आशंका है। इनमें कमी आने वाली नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।